विकास की राह पर बस्तर, जी हाँ, एक कार्यक्रम जो बस्तर को और बेहतर बनाएगा, इस पर एक खास चर्चा। और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं। एक मानवीय संवेदना का एलिमेंट बिना वसीम बरेलवी साहब नामचीन शायर हैं, उनका एक शेर है, जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो बात सही है। आप अगर एक ईश्वर ने आपको ह्यूमन बीइंग मनुष्य के तौर पर आपको भेजा है, और चाहे मैं विजय जी की बात करूं या शलभ जी की बात करूं, बहुत सारी चीजें आप दोनों की पर्सनैलिटी में ऐसी हैं जो बहुत हमें इंस्पायर करती हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, एक थोड़ा दार्शनिक सा सवाल है कि इस कदर मुश्किलें आई कि आसान हो गई। मुश्किलों से जब हम जूझते हैं, मैं भी जूझा, कई बार लगा कि अब गिव अप, खत्म कहानी, अब कुछ नहीं बचा शरद जी, अब सुसाइड वुसाइड तो नहीं, ये तो ईश्वरी कृपा है, जीवन बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये जरूर है कि अब छोड़ दो, हथियार रख दो, जो हो रहा है जिंदगी जो कर रही है करते चलो। कई युवाओं को मैं देखता हूं आज, उनके दौर में चैलेंजेस और ज्यादा हैं सर, जो मेरी जिंदगी में थे उससे ज्यादा चैलेंजेस है। पहले आप उन युवाओं से क्या कहेंगे कि कैसे देखें जिंदगी को? बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ है। बेसिकली आपने बोला आप गिव अप, आई से नेवर गिव अप। कभी भी मेरी माताजी हमेशा ये बोलती है कि कष्ट मनुष्य को ही आता है, हिम्मत नहीं हारना है। कोई पेड़ पौधे को तो आता नहीं है, आता भी है तो हमको पता नहीं चलता, वो झेल लेती है। अगर हम अपने आप के कष्ट को साथ में लेके चलते हैं तो उससे सीखने को भी मिलता है और हम लोग उससे सुदृढ़ भी होते जाते हैं। तो ऐसे में आई वुड, युवाओं के लिए भी नहीं, किसी के लिए भी, कष्ट का दौर जो है वो गुजर जाता है। उसके बाद जैसे साइकिल के दो पैडल होते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, उतार चढ़ाव चलता रहता है। उतार को जिस तरीके से हम लोग खुशी के साथ लेते हैं, चढ़ाव को भी उसी तरीके से खुशी के साथ लेने का एक मनोबल आना चाहिए। तो आपका नेवर गिव अप एटीट्यूड बढ़ते जाता है और आप एक विरविदल को स्टैंड करके खड़े हो सकते हैं। तो आपके बड़ा सा सवाल के लिए मेरा तो यही छोटा सा उत्तर है, नेवर गिव अप। क्या क्या बात है सर, क्या बात है। हमारा सर एक बड़ा प्रोग्राम है, बड़ा पॉपुलर है, मेरे ख्याल से आप सब उसका हिस्सा रहे होंगे, नहीं है तो मैं कोशिश करूंगा। अफसरनामा, इसमें अभी हमने, आप में से कितने लोगों ने 12वीं फेल देखी है फिल्म? जी, तो इसके हीरो जो हैं उनसे भी हमने अफसरनामा में बात की। वो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, मुरैना के, और महाराष्ट्र कैडर के सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं। आपको आश्चर्य होगा, या आपने देखी है फिल्म तो सब जानते ही होंगे, कि वो भिखारियों के साथ भी सोए ग्वालियर में, और दिल्ली में जहां बड़ी बड़ी कोठियों में कुत्ते घुमाने के लिए 300 रुपए 400 रुपए पर घंटे आपको दिया जाता है। मौका की 400 रुपए चाहिए तो एक किताब खरीद लोगे आप। तो एक नौजवान, उसने वो काम भी किया। तो मुश्किलें आपको तराशने के लिए आती हैं, जैसा सर ने कहा, कार्व आउट करती हैं आपको। अब मैं सर, आपने तो जिस तरह बताया, सारी चीजें साफ कर दी। सिन्हा साहब की तरफ मैं आता हूं। सर, छोटा सा आपका भी इस पे उत्तर जरूर आना चाहिए, मन में आपके भी बातें आई होंगी, क्योंकि नाकामयाबी कामयाबी की तरफ बढ़ने का पहला कदम है, ऐसा हमने पढ़ा है। लेकिन कई बार झुंझलाहट होती है कि ये दार्शनिक और ये कोटेशन वाले और मोटिवेशनल स्पीकर्स भकभक करते रहते हैं, ये जिंदगी में ऐसा होते हुए दिखता नहीं है। इस पर आपका क्या रिएक्शन है? सभी को नमस्कार। मेरा यही मानना है कि अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो आपको नहीं पता कि किस क्षण आपको सफलता मिल जाएगी। एक कैरिकेचर बहुत हमेशा सोशल मीडिया पे देखते हैं, मैंने भी जब पहली बार देखा था तो उस कैरिकेचर से मैं बड़ा इंस्पिरेशन लेता हूं। एक व्यक्ति टनल की खुदाई कर रहा है और लगभग 90% टनल की खुदाई उसने कर ली है, लास्ट का 10% बचा है और वो छोड़ के चला जाता है कि अब तो मेरे से नहीं हो पाएगा। तो हमको पता ही नहीं कि हमने कितनी मेहनत कर ली और हम किस पायदान पे पहुंच चुके हैं। शायद वो आखिरी पायदान हो या बस 1 या 2 पायदान बचे हो, और हम इसलिए अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो गिव अप करने का तो सवाल ही नहीं है। आप लगे रहेंगे तो आपको पता नहीं है कि कब अचानक से आपके सामने सूर्य की रोशनी आ जाएगी, आपको सफलता मिल जाएगी। मैं इसी चीज को मानता हूं और मेरी लाइफ में भी इस चीज ये हुआ है।
जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, अटेम्प्ट्स दे रहे थे, अचानक से 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट दिए, नहीं हुआ, लास्ट अटेम्प्ट दिए, हो गया। तो ये तैयारी का हिस्सा, ये असफलता भी कहीं ना कहीं हमारी तैयारी का हिस्सा है, सफलता की सीढ़ी है, जैसा सब कहते हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और ये इस समय अमिताभ बच्चन साहब की एक फिल्म की बड़ी चर्चा है, कल की। अमिताभ बच्चन 81 साल की उम्र में भी उनके पास काम की कमी नहीं है। और उसका कारण मेरे कुछ मित्र जो फिल्म इंडस्ट्री में हैं वो ये बताते हैं कि कोई नया डायरेक्टर जिसकी उम्र 22 साल हो, उससे भी बच्चन साहब इस उम्र में भी सर करके बात करते हैं। सर क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ सर? सर मुझे सीन समझा दीजिएगा जरा, कैसे इसको करना है सर? सर मैं ऑनेस्टली मुझे मालूम नहीं है सर ज्यादा। ये वो विनम्रता है जो ये बताती है कि आप कैसे आगे बढ़ते हैं। अगर आप एटीट्यूड में होते हैं लाइफ में, जो आदमी 58 साल की उम्र में 100 करोड़ के कर्ज में था, जिसके घर पे कुर्की का नोटिस लगने वाला था, वो आदमी 58 इयर्स की उम्र में जिम जाना शुरू करता है, अकाउंट्स समझता है क्योंकि उसको बहुत बड़ा चूना लगा था, और वो आदमी आज अमिताभ बच्चन है, केबीसी में बैठ के आपका हमारा सबका मनोरंजन करता है। बहुत दिलचस्प बात आपने कही। और आप दोनों की बात से मैं सुरीला तो नहीं हूं, लेकिन वो गीत मुझे बड़ा प्रिय है, ए जिंदगी गले लगा ले। हादसा का था, हादसा नहीं, कमल हसन साहब की फिल्म थी जी, सदमा। सदमा जी। सर विजय जी, ज्ञान गुड़ी, बड़ा मुझे नाम बहुत अच्छा लगा जी। तो मुझे लगता है लोकल डायलेक्ट से ये शब्द लिया है, ज्ञान गुड़ी। क्या है ये? और ज्ञान जहां भी है वहां कुछ भी नहीं टिक सकता सर। कम से कम अंधेरा, अज्ञानता, निराशा, ज्ञान रूपी तलवार के आगे सब खत्म है सर। बिल्कुल सही बात है। जिस किसी भी व्यक्ति को जिस किसी भी मुकाम पर पहुंचना है तो उसको ज्ञान अर्जन करना बड़ी जरूरी है। ऐसे में ज्ञान की पूजा करना भी जरूरी है। वो एक तरीके से ऐसी चीज है जो आपको जिंदगी में अलग अलग जगहों पे ले जा सकती है। तो इसलिए वहां पे उस पूरे परिसर का ही हम लोगों ने नाम जो है ज्ञान गुड़ी रखा। वहां पे ज्ञान की पूजा भी होगी और ज्ञान अर्जन भी होगी, इसीलिए उसका नाम जो है ज्ञान गुड़ी हमने रखा। सोच यही था कि हमेशा ये बात आती है शिक्षा के क्षेत्र में, बस्तर के जो हमारे आदिवासी युवा युवती जो है आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि उनको मौका नहीं मिल पाता, क्योंकि कॉम्पिट नहीं कर पाते, बाहर की दुनिया के लोगों से झिझक जाते हैं, उनको अवसर नहीं मिलता है। तो ऐसे में एक बड़ा सा चैलेंज जो है मन में हमेशा रहता है। और दूसरा इसका पहलू ये भी था कि हम लोग हमेशा ये बात करते हैं कि हमारे पास डॉक्टर्स की कमी है, और लाखों लेने के बाद भी बाहर से डॉक्टर्स आके यहाँ पे काम नहीं करना चाहते। तो हमेशा जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा बोलते हैं मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, हमने सोचा मेक इन बस्तर। हम लोग बाहर से नहीं करा पाएंगे, अच्छी बात, ठीक है, हम लोग अपने ही खुद के डॉक्टर्स तैयार कर लेंगे। तो उसी सोच के साथ हम लोगों ने ज्ञान गुड़ी शुरू कराया। और ज्ञान गुड़ी में हमारे बस्तर के सभी अंचल के 7 जिलों के युवा युवतियों के लिए जो मेधावी छात्र जो है उनको compete करने का हम लोगों ने एक अवसर दिया। और पिछले बार हम लोगों ने रेगुलर बैचेस चलवाया 60 बच्चों का। इन बच्चों का भी काफी केयरफुली हम लोगों ने सिलेक्शन किया, काउंसलिंग कराया गया बच्चों का, कि क्योंकि 1 साल आप ड्रॉप भी कर रहे हैं, रेगुलर कोर्स भी करना है, तो बहुत सारे बच्चे लोग झिझक जाते हैं। 1 साल आप ड्रॉप कर ले रहे तो आगे में कैसे होगा। हाँ, तो ऐसे में पढ़ाई वैसे भी मुश्किल उनके लिए जाती है, ऊपर से 1 साल आप ड्रॉप भी कर रहे हो एंड ऊपर से एक चांस भी ले रहे हो कि होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे में लंबा चौड़ा इनके साथ काउंसलिंग कराया गया। काउंसलिंग कराने के पश्चात 60 बच्चे हम लोगों ने सिलेक्शन की। काफी अभूतपूर्व सफलता हमको मिली है। और इसी के साथ हम लोगों ने क्रैश कोर्स भी चलाया 150 बच्चों का। इसमें पिछले साल 2023-24 सत्र के अभी हाल ही में जो कंक्लूड हुआ एग्जाम्स, उसमें हम लोग 64 बच्चों को नीट क्वालिफाई करवाने में सफल हुए, और कंप्लीटली निःशुल्क तरीके से। कल भी हम लोगों ने दूसरा सत्र का प्रारंभ जो है हम लोगों ने कल कराया। विश्वास इतना बड़ा है कि हम लोगों ने 120 का सोचा था रेगुलर कोर्स के लिए, 150 सीट बाद में बढ़ाया, 30 सीट और बढ़ाया हम लोगों ने। 150 सीट्स के लिए हमारे पास लगभग 1300 से ज्यादा आवेदन आए विज्ञापन के द्वारा। और ये जो पूरा जो कार्य प्रणाली हम जो सोच थे कि बस्तर संभाग तक सीमित करेंगे, जांजगीर चांपा, गरियाबंद, धमतरी, बालोद जैसे जिलों से भी हमारे पास आवेदन आए और वहां के बच्चे भी हमारे पास पढ़ रहे हैं।
कल 150 बच्चों का एक नया जो रेगुलर बैच जो शिक्षण सत्र जो है कल से हम लोगों ने माननीय विधायक जी के हस्ते इसको शुरू करवाया है। मैं उनसे भी वही आग्रह किया हूं कि हम लोगों ने 64 इस बार मारा था, इस बार शतक पार करना है। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि ये बच्चे डॉक्टर्स भी बनेंगे और वापस आके हमारे ही क्षेत्र में फिर से अपना योगदान देंगे, सेवा देंगे, पूरा विश्वास है। क्या बात है सर, बधाई आपको। और निदा फाजली साहब का एक शेर है, अक्सर लोग कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन इसका जो सुख है वो गूंगे का गुड़ है, जिसको परमानंद कहा जाता है कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो ईश्वर की पूजा और इबादत जो है वो दूसरों की मदद में है सर, और आपके चेहरे का आत्मसंतोष बताता है कि आप आनंद उसका उठा रहे हैं। सर यहाँ ज्ञानगुड़ी है तो उधर नियत नेल्लार है सर, आपका अच्छा गांव, योर गुड विलेज, काफी अच्छी योजना है और बड़ी अच्छी मंशा से जब इतना बढ़िया सुंदर आज सर आप विजय जी और शलभ जी और पूरी एक मुझे लगता है एक बहुत बढ़िया वीविंग है, एक बड़ी जबरदस्त बुनावट है आपकी आपस में। तो नियत नेल्लार कैसे आगे बढ़ रहा है सर और कितने बढ़िया नतीजे हैं इसके? जी, नियत नेल्लानार का जो उद्देश्य है वो यही है कि कन्वर्जेंस हो। जो सुरक्षा कैंप्स खुलते हैं वो सिर्फ सुरक्षा कैंप के नाम पे न देखे जाएं, उनके माध्यम से जो शासन की योजनाएं हैं वो जमीन स्तर तक पहुंचे, लोगों को मिले, और जो भी आधारभूत संरचना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हैं, जो भी लोगों की आवश्यकताएं हैं, वो भी हम उन सुरक्षा कैंप्स के माध्यम से शासन के साथ मिलकर के, प्रशासन के साथ मिलकर के लोगों की अपेक्षाएं जो है वो पूरी कर सके। और इसका बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। जो भी हम लोगों ने पिछले 6 महीने की जो बात हम करते हैं, जो भी हमको रिजल्ट्स मिले हैं उसमें बहुत बड़ा रोल इस योजना का है, क्योंकि लोगों के मन में कॉन्फिडेंस बढ़ा है प्रशासन को लेकर, पुलिस को लेकर के। लोगों के मन में पहले एक भय होता था सुरक्षा बलों के प्रति। सुरक्षा कैंप खुलते थे तो उनके मन में ये बात रहती थी कि ये हमारे फायदे के लिए नहीं है बल्कि हमारा नुकसान होगा, क्योंकि कैंप ये आके बैठेंगे, हमसे पूछताछ करेंगे, हमको परेशान करेंगे, हमको रोक टोक करेंगे और हमको कोई फायदा नहीं मिलेगा इनसे। और कई बार ऐसी बातें भी हुई हैं कि उनको कुछ तकलीफ हुई है, तो वो जो उनकी सोच थी वो और मजबूत होती गई। लेकिन इस योजना की वजह से जब उन्होंने देखा कि सुरक्षा बल सिर्फ आकर बैठे नहीं, वो अपने साथ बहुत सारी सौगात लेकर आए हैं और उनके आने से एक पूरे इलाके का होलसम डेवलपमेंट हुआ है। पूरा सड़क ही सिर्फ नहीं बना, बिजली ही सिर्फ नहीं मिली, बल्कि उनको राशन कार्ड मिले, पीडीएस के शॉप्स खुल गए हैं, वहाँ पे चिकित्सा की जो योजनाएं हैं वो फलीभूत हो रही हैं। तो उसका बहुत अच्छा परिणाम हमको मिला है और लोगों से आत्मविश्वास लोगों का बढ़ा है। हमारे प्रति वो ज़्यादा एक तरीके से सकारात्मक सोच रखना चालू किया उन्होंने। इससे हमको नक्सल ऑपरेशन में भी फायदा मिलता है, हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, हमको वो लोग कॉशियस कर देते हैं, पहले से चेतावनी मिल जाती है कि कहाँ पे क्या गतिविधियां चल रही हैं। तो ओवरऑल एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है। आगे भी ये योजना बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएगा। बिल्कुल सही है सर, क्योंकि लोगों का कॉन्फिडेंस हासिल करना वो बहुत जरूरी चीज है और ये पुलिस प्रशासन इसको लेकर काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। सर बस्तर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में मैंने सुना है कि काफी अच्छा आपका माइलस्टोन काम इसमें रहा है। कैसे, क्या है ये, किस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि ये आज के युग की बड़ी चुनौती है। अब बढ़ती हुई आबादी, बढ़ती हुई शहर के साथ साथ में हमारे जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट का भी एक बड़ी ज़रूरत हमको दिखी है। इसमें हम लोगों ने एक नवाचार या फिर इनोवेशन ये शुरू किया कि हमारे जगदलपुर बढ़ता हुआ शहर ज़रूर है, बट इतना भी हम लोग वेस्ट जनरेट नहीं कर पाते हैं कि वो इकोनॉमिकली वायबल होना शुरू हो जाए। अगर ग्रामीण की अगर बात करेंगे तो ग्रामीण एरिया में इतना कचरा नहीं निकल पाता है जो अपने आप में इकोनॉमिकली वायबल हो जाए। तो हम लोगों ने इसका दोनों का, ग्रामीण एरिया से हमारे पास भरपूर लेबर मिल पाते हैं, खास करके महिला समूह के लोग जो काफी उत्सुकता के साथ इसमें जुड़ना चाहती है। शहर में हमारे पास जगह नहीं मिल पाती है किस तरीके से इसका व्यवस्थित किया जाए, तो इसीलिए हम लोगों ने इसका एक रूरल अर्बन कन्वर्जेंस का हम लोगों ने एक सोच रखा, क्योंकि SBM 1 जो है
भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें ग्रामीण एरिया को फोकस किया गया था। SBM 2 जो है अर्बन एरिया को फोकस करने की कोशिश की, तो हम लोग एक तरीके से SBM 3 की तरफ पहुंच गए, जहां पे इन दोनों को कन्वर्जेंस करके बुरुंदवाड़ा सिमरा में हम लोगों ने एक MRC जिसको हम लोगों ने सिरी नाम दिया है और MRF जिसको समृद्धि नाम दिया हुआ है, एक जगह रिसाइकलिंग होगी, एक जगह वापस रिक्लेमेशन होगा। प्लास्टिक से हम लोग वहां से शहर का जितना भी कचरा निकल के, खास करके प्लास्टिक वेस्ट जो निकल के आ रहा है, उसको हम लोग वहां ले जाते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं। इससे लगभग शहर में हमारे 10 SRLM सेंटर में जो महिलाएं काम कर रही है, पिछले लगभग 1 साल से उनको ऑलमोस्ट 25 से 26 लाख रुपए का एक आमदनी हम लोग उत्पन्न करा पाए हैं। और ग्रामीण एरिया में जो हमारे जगदलपुर ब्लॉक के लगभग 77 पंचायतों में ये प्लास्टिक वेस्ट जो है जगह जगह से निकल के जो पहुंचती है, उसके माध्यम के द्वारा लगभग उनको भी 4.5 लाख रुपए तक का आमदनी पिछले 4-5 महीने में हम लोग करा पाए। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस योजना का माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अभी हाल ही में दिसंबर में इसको उद्घाटन किया गया था, सॉरी जनवरी में, जब 26 जनवरी के लिए यहाँ पे तिरंगा लहराने के लिए आते हैं, 25 जनवरी को इसका उद्घाटन हम लोगों ने कराया था। और इसकी जो प्रेजेंटेशंस जो है हम लोगों ने, एशिया लेवल कॉन्फ्रेंस हुई थी एक सैनिटेशन कैंपेन को लेके, वहां पे हम लोगों ने जब प्रेजेंटेशन दिया तो एशिया लेवल का एक अवार्ड भी हम लोगों को इस योजना के लिए मिली है। और इसको SBM 3 का, जो SBM स्वच्छ भारत मिशन का आगे का जो पहल किस तरीके से होना चाहिए, उसको लेके बकायदा स्वच्छ भारत मिशन का डायरेक्टर एंड जॉइंट सेक्रेटरी ऑलरेडी सुध लेने के लिए यहाँ पे 2 बार दौरा कर चुके हैं, आगे का रास्ता किस तरीके से होना चाहिए। एंड स्टेट लेवल का बहुत बड़ा एक कार्यशाला जो है आगे के रास्ता को लेके यहाँ पे आयोजित भी की गई, लगभग 2 दिन की कार्यशाला थी। मैं समझता हूँ कि अपने आप में हर कोई इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, क्योंकि एक जगह पे हमारे पास पर्याप्त मात्रा में कचरा नहीं मिल पा रहा है, तो एक तरफ हमारे पास पर्याप्त मात्रा में महिला समूह जुड़ने के लिए उत्सुकता नहीं दिखा रही है। तो ऐसे में इन दोनों एलिमेंट्स को क्लब करेंगे तो एक अच्छा एक योजना बन सकता है। उसी का परिणाम है कि हम लोग इसमें सफलता पाए हैं। इसमें हम लोगों ने सिर्फ इसको प्रशासन का ड्यूटी नहीं समझा है, इसमें हम लोगों ने HDFC का भी CSR लिया हुआ है, एक CE करके सेंटर फॉर एनर्जी एफिशिएंसी एक NGO है जो काम करती है, उनको भी हम लोगों ने इसमें इन्वॉल्व किया है, ताकि एक सामुदायिक, एक कलेक्टिव एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बने। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ऑफिसर सेंट्रिक है, ये एक्चुअली सिस्टम सेंट्रिक करने के लिए भी हम लोगों ने कोशिश किया है। और एक अभूतपूर्व सफलता जो है हमको एक सिरी और समृद्धि यानी हमारे MRF और MRC सेंटर से मिली है, एंड दैट इज द वे फॉरवर्ड आगे के लिए। बिल्कुल आपने सही कहा सर, क्योंकि जब कम्युनिटी ड्रिवन कोई योजना हो जाती है तो वो फिर चलती रहती है, और वो सिस्टम ड्रिवन नहीं होती, वो कम्युनिटी ड्रिवन हो जाती है। और ये एक चुनौती भी होती है कई बार कि जो बाद में चैलेंजेस आते हैं, वो चैलेंजेस से ये चीजें बचती हैं। सर, काफी बस्तर में वोटिंग परसेंटेज काफी बढ़ा, सुरक्षा काफी अच्छी है, तमाम चीजें बहुत बेहतर से बेहतर होती चली गई हैं। 1-2 सवालों के साथ ही मैं विराम दूंगा इस बातचीत को। चित्रकूट और तीरथगढ़ में भी लगातार पर्यटकों का आना आप लोगों की कमिटमेंट को शो करता है। कैसे आप देखते हैं कि चांदामेटा में नया कैंप भी है, चलित थाने भी हैं, बस्तर फाइटर्स और DRG सर ने बताया ही, किस तरह से आप एक बस्तर को सुरक्षा के नेटवर्क में भी पूरी ताकत से लेकर आगे बढ़ रहे? हम लोग जो बस्तर को, मतलब जो सुरक्षित बस्तर का एक उद्देश्य लेकर के चले हैं, उसमें काफी हद तक हम लोगों ने सफलता पाई है। और अब जो चलित थाने की आपने जैसे बात की, क्योंकि जो जगदलपुर जिला है लगभग नक्सल प्रभाव से मुक्त है, काफी बड़ा इलाका जो है इसका, तो अब लोगों को पुलिस के प्रति जागरूकता हो, पुलिस के कार्यवाही के प्रति जागरूकता हो, उनको अपनी छोटी मोटी समस्याएं हम तक वो पहुंचा सकें। वो कई बार आने में झिझकते हैं तो हम उनके पास जाते हैं। हम आज भी एक गांव में चलित थाना लगाए थे, मैं स्वयं वहां उपस्थित हुआ था। गांव वालों को बड़ा अच्छा लगा हमसे मिल करके, हमसे बात करके, और जब हम उनके पास जाते हैं तो उनको समझ में आता है कि कई सारी ऐसी समस्याएं जो हमसे शेयर कर सकते हैं, जिनका निराकरण हो सकता है। चांदामेटा की आपने बात कही, चांदामेटा बस्तर का एक सुदूर गाँव है, जहाँ पे कैंप लगने के बाद से ही नियत नीलानार योजना के तहत हम लोगों ने काफी सारे सुविधाएं वहां पे पहुंचा दी हैं। रोड्स बन गए हैं, आखिरी छोर तक रोड्स बन गए हैं, बिजली आ गई है। इस बार वोटिंग वहां बहुत अच्छी हुई,
पहले वहाँ वोटिंग मिनिमम होती थी, बहुत अच्छी वोटिंग हुई। और जब लोगों से मिलते हैं, कलेक्टर साहब और हम वहाँ पर गए भी थे, लोगों से मिलते हैं तो उनका उत्साह अलग ही लेवल का रहता है। इसी तरीके से कलेपाल गांव है जहाँ पे अभी सड़क हाल फिलहाल कुछ दिन पहले ही बनी थी, वहाँ भी हम गए थे, वहाँ भी बिजली आई थी। तो उन लोगों को देख करके समझ आता है कि शासन की जो योजनाएं हैं, शासन की योजनाओं का लाभ उनको मिल रहा है और उससे वो लोग हमारे प्रति आकर्षित हो रहे हैं और जो नक्सलवाद का दंश वो झेल रहे थे उससे वो दूर हो रहे हैं। नक्सलियों से भी अब कहीं ना कहीं उनके मन में जो है, उनके प्रति जो नकारात्मकता है वो उनके मन में बैठ गई है। सर, बातचीत को मैं खत्म करूं उससे पहले अगर आप लोग कुछ गुनगुनाना चाहें, कोई मोटिवेशनल सॉन्ग आपको याद आता है, और जो क्योंकि आप दोनों सुरीले हस्ताक्षर हैं, तो कोई ऐसा गीत जिसको डुएट में हो और ये बेसुर में जो ये भी शख्स बैठा है आपके सामने, ये भी थोड़ी कोशिश कर लेगा आपके साथ। अगर आप कोई भी ऐसा गाना गीत जो आपको किरण जी हमारे बीच में हैं, तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत है। एक विश्वास, भरोसे का, विनम्रता का प्रतीक, और उन्हीं के साथ हमारे और भी जो प्रमुख मेहमान हैं वो भी मौजूद हैं। तो जो भी आपको लगे सर, एक कोई सुरीला सा गीत, माइक्रोफोन आपके पास है जी। आपने मोटिवेशन के लिए कहा है तो बस 2 लाइन, जो अभी पहली जो बातचीत शुरुआत हुई थी कि किस तरीके से हार जीत तो है, जीवन का पार्ट है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू हैं, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। यही मंत्र है। थोड़े आंसू हैं, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है। वाह सर, वाह, कमाल कर दिया सर आपने। सर, आपकी बारी बची हुई है जी। नहीं, आपने तो ये जिक्र किया ही था, ये जिंदगी गले लगा ले, तो लिरिक्स थोड़ा सा भूल गया था इसलिए ओपन किया हूं मैं। ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर हक गम को गले से लगाया है ना। ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी। थैंक यू। वाह सर, कमाल कर दिया आप लोगों ने। और एक ऐसा बस्तर का नेतृत्व जो हमारे सामने है, और एक ऐसी ब्यूरोक्रेसी जो बताती है कि बस्तर जरूर झंडे गाड़ेगा सर। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद सर। प्लीज डू टेक योर सीट सर।